हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज फिर आपके सामने हैं अपने टॉपिक के साथ। जैसा कि आपसे वादा किया था, उस वादे के अकॉर्डिंग अभी हम आ पहुंचे हैं और हमारा अभी जो टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज इनपुट डिवाइस, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, एंड देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। और उस लेक्चर में हमने बताया था कि अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, हमारे पास हमारे कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई है, एक छोटी मशीन से लेके आज इतनी पावरफुल मशीन कैसे बन गई है, जब हमारा सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था वो किस शेप में था और उसकी शेप बदलते 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 आज किस रूप में वो हमारे पास आ पहुंचा है, उसकी जो कहानी है कंप्यूटर की वो क्या है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो यदि हम यहाँ पे देखें कि सबसे पहले, जैसे मैंने अभी लेक्चर में आपको बताया था कि जो हमारा कंप्यूटर शुरू में आया था वो सिर्फ एक कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में आया था, जैसे हमारा आज कैलकुलेटर काम कर रहा है। तो वही चीज इसमें है कि फ्रॉम द सिंपल कंप्यूटर टू ए मॉडर्न डे पावरफुल डाटा प्रोसेसर, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है वो आपका एक सिंपल कैलकुलेटर से लेके आज एक बहुत पावरफुल डाटा प्रोसेसर जो है वो आपका हो गया है। कंप्यूटिंग डिवाइस हैव इवॉल्व इन ए रिलेटिवली शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम, और इसकी जो प्रोग्रेस हुई है वो बहुत थोड़े समय के अंदर एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस जो है वो आपकी हुई है। वो कैसे हुई है वो हम इस डायग्राम के माध्यम से रीड आउट करेंगे। इसमें हमारा जो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस है वो हम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा दिखाया गया है। अब इसी टाइमलाइन को हम जो है वो 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये डायग्राम है ये आपको बता देगा कि जो हमारा कंप्यूटर है वो कब से शुरू हुआ और उसमें क्या क्या इन्वेंशंस, क्या क्या चेंजेस हमारे टाइम के अकॉर्डिंग आते रहे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो जो हमारा कंप्यूटर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कल्चर ऑफ मेसोपोटामिया है वहां से हमारे कंप्यूटर का जो इन्वेंशन है वो स्टार्ट हो गया था। तो 500 बीसी की यदि बात करें तो सबसे पहले 500 बीसी में हमारे पास जो कंप्यूटर आया था उसका नाम था अबेकस, मीन्स अबेकस इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। किस लिए था? विच कैन कंप्यूटिंग इज एट्रीब्यूटेड टू द इन्वेंशन ऑफ अबेकस ऑलमोस्ट 3000 ईयर एगो, लगभग 3000 साल पहले जो है वो हमारे अबेकस की जो इन्वेंशन है वो हुई थी। किसके लिए हुई थी? ये हमारा एक मैकेनिकल डिवाइस था जो हमारा कैपेबल था विच कैन परफॉर्म ओनली अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, यानी कि सबसे पहले 500 बीसी के अंदर एक मशीन आपकी डेवलप की गई थी जिसका नाम था अबेकस, जो सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता था। ये तो हमारा है स्टार्टिंग था, लेकिन बीच के टाइम को हम छोड़ दें जिसमें हमारे चेंजेस आते गए। लेकिन यदि हम थोड़ा सा और आगे जंप कर दे, काफी जंप आगे कर दे, 3000 साल के बाद हम जंप करें तो सीधा हम आ जाते हैं 1642, 1642, 1642। ये हमारा वो टाइम था जिसके अंदर हमारे कंप्यूटर ने जो है अपना रूप लेना शुरू किया था, मतलब एक मशीन बननी जो है वो तैयार हो गई थी, और उस मशीन का नाम था वो था पास्कल। आपने सुना होगा कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बाबेज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें अकेले चार्ल्स बाबेज जो हमारे आए हैं उनका योगदान आता है हमारा 1822 से लेके 1833-34 तक। लेकिन यदि हम उससे पहले देखें तो हमारी इस मशीन को बनाने में बहुत सारे वैज्ञानिकों का आपका हाथ रहा है, बहुत सारे मैथमेटिशियंस जो है वो आपके इसमें आप इन्वॉल्व रहे हैं। तो इसमें था एक था ब्लेज पास्कल, जो ब्लेज पास्कल था ही इन्वेंटेड ए मैकेनिकल कैलकुलेटर नोन एज पास्कल कंप्यूटर, यानी कि ब्लेज पास्कल ने आपकी एक मशीन बनाई और उस मशीन का नाम क्या दिया आपका?
आपका पास्कल कैलकुलेटर। पास्कलाइन जो था ये क्या कर सकता था, पास्कलाइन टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर डायरेक्टली एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन थ्रू रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि आप कह सकते हो कि ब्लेज पास्कल का जो कंप्यूटर था वो आपका 1642 में आया, जो हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकता था। लेकिन डिफरेंस क्या था कि जो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो हमारा लार्ज डाटा के ऊपर भी कर सकता था, लेकिन जो आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन को रिपीट करके आपका कर सकता था। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलें तो हम पहुंच जाते हैं 1834 में, जिसमें हमारा एनालिटिक इंजन है। और जो एनालिटिक इंजन है दिस इज डिजाइंड बाय चार्ल्स बाबेज। लेकिन थोड़ा सा इस हिस्ट्री को हम थोड़ा बैक करते हैं, और बैक जब हम करेंगे तो एक हमारा टाइम पीरियड आता है 1822 का, 1822 1822 के अंदर जो मशीन आपकी आई थी वो थी हमारी डिफरेंस इंजन। और जो डिफरेंस इंजन था दैट इज आल्सो डिजाइंड बाय चार्ल्स बाबेज। और जो हमारा 1834 में जो मशीन आई एनालिटिकल इंजन दैट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बाबेज इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, ए मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस फॉर इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट। यानी कि हमारा पहला ऐसा कंप्यूटर जो है जो हमारा क्या कर सकता था, इनपुट भी लेता था, डाटा को प्रोसेस भी करता था, उस डाटा को स्टोर भी कर सकता था और उसको डिस्प्ले भी कर सकता था एक आउटपुट के रूप में। मींस सारे ऑपरेशन जो है फर्स्ट टाइम जो आपके ऑपरेट किए गए ये ऑपरेट किए गए थे एनालिटिकल इंजन के द्वारा। और जो एनालिटिकल इंजन है दैट इज डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बाबेज इन 1834। और यदि हम यहाँ बात करें we will discuss about the initial topic of computer science। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सॉरी, तो यहाँ पे हमारा जो ये डाटा था इस डाटा को हमारा पूरी तरीके से कंपाइल करने में जो योगदान रहा, पहला जो कंप्यूटर हमारा आया वो क्या था, एनालिटिकल इंजन था। और ये एनालिटिकल इंजन ही वो मशीन थी जिसने हमारे मॉडर्न कंप्यूटर की जो नींव थी, जो फाउंडेशन थी, उसको ले डाउन किया। मींस वी कैन से दैट द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर is laid down by the analytical engine which is designed by Charles Babbage. That's why Charles Babbage is known as the father of computer. After that we have the time period in 1890। 1890 में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 1890 में जब हम बात करते हैं तो आपकी एक मशीन थी जिसका नाम था टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मतलब टैब के रूप में आप कह सकते हो। Hermann Hollerith designed a tabulating machine for summarizing the data stored on the punch card. It is considered to be the first step towards programming। यानी कि प्रोग्रामिंग के बारे में, यानी कि 1834 में जो हमारी मशीन आई that can receive the input from the user, can process the data and also generate the output and have the capability to store the data. Then a first machine which can be the first step towards programming was tabulating machine which is designed by Hermann Hollerith in the year of 1890. After that in 1937 हमारे मशीन आई और उस मशीन का जो नाम था वो था हमारा ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन क्या थी? द ट्यूरिंग मशीन कंसेप्ट वाज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन। मींस पहली हमारी वो मशीन थी जो जनरल पर्पस के प्रोग्रामिंग के द्वारा जो है आपकी डिजाइन की गई थी। एंड इट कैन परफॉर्म और वी कैन से दैट इट वाज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द पंच्ड कार्ड। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारी वो मशीन थी जो हमारे प्रोग्राम के बेस पे कैलकुलेशन या हमारा कोई भी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकती थी। इसके बाद हमारा जो टाइम पीरियड है वो आ गया 1947 में, जहां पे हमारा
सॉरी इससे पहले हम थोड़ा सा चलेंगे 1945 के नजदीक, जहां पे हमारी पहली जो मशीन थी इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन आपकी आई वो आपकी इन्वेंट की गई थी, जिसका नाम था एडवेक और दूसरी थी हमारी एनिक। तो इनमें क्या था, ये दोनों मशीन जो है दैट वाज डेवलप्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन। इन्होंने आपका एक नया कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया, और जो नया कंसेप्ट था वो कंसेप्ट था अबाउट द स्टोर्ड प्रोग्राम। कंप्यूटर विच वाज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा एज वेल एज प्रोग्राम इन द मेमोरी, यानी कि मेमोरी के अंदर डाटा को तो स्टोर करता ही करता था, डाटा को स्टोर करने के साथ साथ अपनी मेमोरी के अंदर प्रोग्राम को भी स्टोर कर सकता था। अब इसमें हमारे पास दो मशीन आई, एक एडवेक और एक हमारी एनिक है। दोनों हमारे जो कंप्यूटर है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थे। कौन सा कंसेप्ट? मींस दे कैन कैपेबल टू स्टोर द डाटा एज वेल एज द प्रोग्राम। आफ्टर दैट इन 1947 we have a transistor. This is the computer which have the first type of storage media or technology as a vacuum tube were used. In 1947, vacuum tube were replaced by transistors developed at Bell Lab using semiconductor material. जब हमने इससे पहले कंसेप्ट पढ़ा था सीपीयू का, तो हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा था, और सीपीयू में हमने पढ़ा था कि जो सीपीयू है ये हमारा मिलके बनता है आईसी से, यानी कि आईसी यदि आपके पास होगी तो इट विल बंडल द सीपीयू। देन इफ वी हैव रजिस्टर और ट्रांजिस्टर, ये हमारे क्या बनाएंगे? आईसी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा 1947 में आया था, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वी हैव यूज्ड वैक्यूम ट्यूब एज ए स्टोरेज, बट इन सेकंड जनरेशन वी हैव रिप्लेस्ड द वैक्यूम ट्यूब विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर, एंड देन वी हैव द आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट which is made up of silicon chip and can contain entire electronic circuit on a very small size। जैसे आपका ये है कि ये हमारा बिल्कुल छोटा सा सर्किट है, इसके अंदर बहुत सारे सेमीकंडक्टर जो आपके वो स्टोर हो सकते हैं। अब इसमें क्या था? द साइज ऑफ कंप्यूटर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड ड्यू टू ऑफ आईसी, यानी कि आईसी यूज होने से इससे पहले जो कंप्यूटर थे हमारे उनका साइज बहुत बड़ा होता था, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने, इस आईसी जो हमारी चिप आई उसने हमारे कंप्यूटर को जो है वो एकदम से छोटा कर दिया। अब यदि हम थोड़ा सा आगे से मूव करें तो इसके बाद हम रीड आउट करेंगे हमारे इन्हीं के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था जॉन वॉन न्यूमैन, तो जॉन वॉन न्यूमैन जो था उन्होंने आपका एक आर्किटेक्चर जो पेश किया था, उस आर्किटेक्चर के अंदर क्या था? आपका एक इनपुट था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट थी, उसके अंदर हमारा कंसेप्ट आया था मेमोरी का टू स्टोर द डाटा, एंड देन प्रोवाइड द आउटपुट एज ए रिजल्ट। मींस जो हमारा जॉन वॉन न्यूमैन का जो स्ट्रक्चर था, जो आर्किटेक्चर था, इट हैड ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर प्रोसेसिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन, ए मेमोरी टू स्टोर डाटा और program, and then have the capability to get the input from the user and display it in a manner of output, or we can say that as a result, and communication channel to send or receive the output data। अब इसमें हमारा जो कंप्यूटर था कौन सा था? वो एनिक। एनिक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मीन्स we can say that ENIAC stand for electronic numerical integrator and computer, is the first binary programmable computer based on von Neumann architecture। यानी कि जो ENIAC था, this is the first computer which is purely based on John von Neumann architecture। Then in 1970 a large scale integration, means we just studied about the use of IC। IC means integrated circuit, then IC is improved their technology, and IC is converted into MSI, LSI,
SSI, VLSI. MSI stand for medium scale integration, LSI stand for large scale integration, SSI for small scale integration, VLSI very large scale integration. Here we have LSI means large scale integration of electronic circuit, allowed integration of complete CPU on a सिंगल चिप, यानी कि जो हमारी सिंगल चिप है उसके ऊपर हमारा पूरा पूरा जो सीपीयू है वो ले लिया गया, उस सीपीयू को बोला गया था आपका माइक्रो प्रोसेसर। कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। मूरेज लॉ प्रेडिक्टेड exponential growth in number of transistor that could be assembled in a single microchip in 1980, यानी कि हमारे एक सिंगल चिप के ऊपर कितने ट्रांजिस्टर आपके बिल्ड हो सकते हैं वो हम डायग्राम के माध्यम से इनको देखेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में पहले वाला जो लेसन था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है यानी कि इन 1965 इंटेल को फाउंडर जॉर्डन मूरे इंट्रोड्यूस्ड मूरेज लॉ which predicted that the number of transistor on a chip would double every 2 years while the cost would be halved। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका ट्रांजिस्टर था उस ट्रांजिस्टर के ऊपर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जो थे चिप के ऊपर हमारे उनकी संख्या जो है वो डबल होती गई हर 2 साल के बाद। और यदि हम इसको डायग्राम के माध्यम से देखेंगे अभी तो आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले हमारा जो IBM है, IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर फॉर द होम यूजर इन 1981। यानी कि IBM ने सबसे पहले आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है वो इंट्रोड्यूस किया गया था और वो इंट्रोड्यूस किया था 1981 में। इसके बाद एप्पल इंट्रोड्यूस्ड मैकिंटोश, Macintosh machine in 1984. Popularity of the PC surged by the introduction of graphical user interface। यानी कि हमारा 1984 से पहले जो हमारे कंप्यूटर थे वो CUI ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते थे। CUI स्टैंड फॉर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसके बाद 1984 में पहली बार हमारा जो ग्राफिकल यूजर है इंटरफेस वो आपका इंट्रोड्यूस किया, जिसको हमारा विंडोज के रूप में हम जानते हैं। तो by the introduction of graphical user interface based operating system by Microsoft and other in place of computer with only command line interface। यानी कि इससे पहले जो हमारे कंप्यूटर थे वो सिर्फ कमांड लाइन थे, ग्राफिक्स उसमें नहीं होती थी, ग्राफिकल मोड आपका नहीं था ऑपरेटिंग मोड। बट माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार आपका जो ग्राफिकल मोड है वो आपका मार्केट में उतारा और जो सिस्टम हमारे पहले यूनिक्स और डोस के मोड पे थे उनको रिप्लेस करके अराउंड 90 यानी कि 1990 के आसपास जो है द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट की जननी या इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, फर्दर एक्सेलरेटेड मास यूज ऑफ कंप्यूटर एंड देयर आफ्टर कंप्यूटर हैव बिकम एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। यानी कि यही कह रहे हैं कि 1990 के बाद जो कंप्यूटर है उसके युग में उसके लाइफ में एक क्रांति आई और ये जो कंप्यूटर था ये हर आदमी की एक आवश्यकता जो है वो आपका बन गया। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटिंग वाज मेड पोर्टेबल टू ए ग्रेट एक्सटेंट। पहले हमारे पास सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर होते थे जिनको हम सिर्फ एक प्लेस पर रख सकते थे, लेकिन इसके बाद जो हमारे कंप्यूटर थे इनको रिप्लेस कर दिया गया लैपटॉप के द्वारा। और लैपटॉप के आने से आपका जो पोर्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम है वो आपकी इजी हो गई और पोर्टेबिलिटी होने की वजह से जो डिमांड थी मशीन की वो आपकी मार्केट में ज्यादा हो गई थी। देन वी हैव द लैपटॉप आर फॉलोड बाय स्मार्टफोन, टैबलेट एंड अदर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। दीज डिवाइसेस हैव leveraged the technological advancement in processor, miniaturization, faster memory, high speed data and connectivity mechanism। ये हमारा सारा इसके अंदर पॉसिबल था। इसके बाद यदि हम देखें तो जो नेक्स्ट वेव थी आपकी कंप्यूटर के अंदर वो क्या था, नेक्स्ट वेव ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस इंक्लूड द वियरेबल गैजेट्स सच एज स्मार्ट वॉच, लेंस,
हेडबैंड, हेडफोन एक्सेट्रा, ये हमारे आज जो है मार्केट में पूरी तरीके से उन्होंने मार्केट को जो है वो आपका ग्रैब कर लिया है, मार्केट को इन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। और यदि हम देखें तो जो हमारा अभी आने वाला जो टाइम है वो हमारा किसका है, स्मार्ट अप्लायंसेस का। और जो स्मार्ट अप्लायंसेस है इट इज बिकमिंग ए पार्ट ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। ये हमारे करंट ट्रेंड का बहुत बड़ा टॉपिक आपका है। आजकल ट्रेंड में सिर्फ 2 ही टॉपिक है, एक हमारा IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और एक हमारा है आपका लार्ज डाटा, बिग डाटा से आप ले सकते हो, इनके बिग डाटा। ये भी हमारा कंसेप्ट जो है आजकल बहुत ज्यादा यूज में है। तो बाय लेवरेजिंग द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि वेयर एवरी टाइप ऑफ ओरिजिनल वर्क्स कैन बी आर्टिफिशियली डन बाय द मशीन। अब क्योंकि थोड़ा सा मैंने को कहा था कि हम थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे हमारे प्रोसेसर की, और यदि हम इस हिस्ट्री के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर है पर इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि एक चिप के ऊपर हमारे कितने ट्रांजिस्टर जो है वो होते थे, यहाँ पे आपके ये दिए गए हैं, और यहाँ पे आपके दिए गए हैं ये इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर। आपके यहाँ पे ये यहाँ से आपका जो है फर्स्ट जो इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर है वो आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे हमारा आया 4004, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। फिर हमारा 8086, फिर 286, 386, 486, 486, और फिर हमारा यहाँ पे जाके यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर लगभग हमारा 1995 के आसपास हमारा पहला जो पेंटिनम इंग्लिश P1, P2, P3 आप सिस्टम बोलते थे वो आपका इंट्रोड्यूस किया गया। और आज हमारे पास जो इंटेल है वो उसका कोर i7 प्रोसेसर जो है वो आपका मार्केट में है। और यदि हम यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि 1940 के अंदर जो हमारा चिप आई थी उसके ऊपर एक चिप के ऊपर एक ट्रांजिस्टर होता था। फिर हमारे 10 हो गए 1950 के अंदर, फिर हमारा 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इस तरीके से हमारे जो आपके नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल चिप वो हमारी टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है बढ़ते गए। और जितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हमारे बढ़ते गए उसी हिसाब से जो प्रोसेसिंग हमारे सिस्टम की थी वो आपकी फास्ट होती गई। अब यहाँ पे हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो हमारा कंसेप्ट है मेमोरी का। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा कंप्यूटर आया, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर था उस कंप्यूटर के अंदर और एक हमारा था कैलकुलेटर, यानी कि आपका कंप्यूटर और कैलकुलेटर दोनों में डिफरेंस क्या था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कैलकुलेटर? द डिफरेंस इज दैट ए कंप्यूटर कैन हैव द फैसिलिटी टू स्टोर द डाटा, बट ऑन द अदर हैंड ए कैलकुलेटर डजंट हैव द concept of memory, so it is differ from computer. Here what is computer memory? A computer system need memory to store the data, यानी कि कंप्यूटर को हम जो यूज करते हैं उसका मेन जो रीजन है वो यही है कि इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू स्टोर द डाटा and instruction for processing. Whenever we talk about the memory of a computer system, we usually talk about the main और प्राइमरी मेमोरी, यानी कि हमारे पास जब भी हम बात करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में तो वहां पे हमारे पास एक कंसेप्ट आता है मेन मेमोरी, जिसको आप प्राइमरी मेमोरी कह सकते हो। और प्राइमरी मेमोरी बेसिकली हमारी 2 तरह की होती है, एक हमारी रैम और एक आपकी रोम। सेकेंडरी मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है विच कैन प्रोवाइड द फैसिलिटी टू स्टोर द डाटा परमानेंटली, इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। अब यदि हम बात करें यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यानी कि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे हम मेजरमेंट की बात करें, यानी कि व्हेन वी हैव एनी टाइप ऑफ आइटम वी measure it by using its the weight और its height और its length। ये जब हमारे पास कोई सामान होता है तो उसका जो हम क्या वेट मापते हैं या उसकी हाइट देखते हैं या उसकी लंबाई देखते हैं। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर हमारा काम करेगा डाटा के ऊपर,
तो डाटा को हम मेजर करते हैं। डाटा को मेजर करने के लिए हम कौन कौन सी यूनिट्स को यूज करते हैं, जिन यूनिट्स को हम यूज करेंगे, दैट यूनिट्स इज नोन एज मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ डाटा। अब यूनिट्स में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने बताया था कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम यूज बाइनरी नंबर टू स्टोर and process data, means a computer can work only if he gets the data in the form of 0 and 1. When the data is found in the form of 0 and 1, it is known as machine language. Machine language. The binary digits 0 and 1, which are the basic unit of memory, आर कॉल्ड बिट्स। इनके डाटा हमारा जो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, इसको हम बोलते हैं आपकी बाइनरी डिजिट्स, जिसको आप बिट कह सकते हो। फर्दर दीज बिट्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ए वर्ड। अब यहाँ पे यानी कि हमारे पास क्या होता है, एक कैरेक्टर जो होता है, यानी कि 1 कैरेक्टर इक्वल टू 1 बिट। एक कैरेक्टर का एक बिट होगा, 4 बिट जो होगी उसका आपका एक निबल होगा, 1 निबल, 2 निबल और 8 बिट। 2 निबल और 8 बिट इज नोन एज 1 बाइट। 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 और 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट नोन एज 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट। 1024 किलोबाइट गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट। इस तरीके से हमारी जो मेजरमेंट यूनिट है वो आपकी बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। तो यहां पे हमारे पास क्या है, वी हैव ए निबल, मींस दिस इज निबल। Here we have 4 bit. Then we have this one and this one are example of a nibble. 2 nibble words. 2 nibble means 8 bit. 8 bit means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. This is known as a byte. When we have 16 bit. 16 bit is known as a word. W-O-R-D. Word. Then like other standard unit, bytes are grouped together to make bigger chunks of unit of memory, and the memory chunks are known as kilobyte, megabyte, gigabyte and so on. After that we have the table for measurement unit, means a kilobyte. Kilobyte means 1 KB, or we can say that 1024 bytes. Then we have petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte. These are the measurement units of data. Means we can say that if we have 1 gigabyte, means we have 1024 megabyte. Then we have the other concept, that is what is memory. Now we will discuss about the type of memory. A memory is further subdivided into 2 subcategories. First one, main memory, or known as primary memory. When second one, we have secondary memory. मीन्स हमारे यहाँ पे मेमोरी जो है वो 2 प्रकार की होगी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी प्राइमरी मेमोरी के बारे में। ह्यूमन बीइंग मेमोरीज मेनी थिंग्स ओवर ए लाइफ टाइम एंड रिकॉल फ्रॉम मेमोरी टू मेक ए डिसीजन और सम एक्शन। फॉर द सेम मेमोरी इज रिक्वायर्ड। नाउ वी हैव 2 टाइप ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। नाउ व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? Primary memory, that is also known as an essential memory or essential component of a
computer system. Means this is the essential component of a computer system. Program and data are loaded into the primary memory before processing. यानी कि जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं, डाटा को प्रोसेस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दैट डाटा विल बी स्टोर्ड ऑन ए मेमोरी विच इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी. Then the CPU interact directly with the primary memory to perform read or write operation. यानी कि जो हमारा CPU होता है वो हमारा रीड ऑपरेशन भी करता है और वो राइट ऑपरेशन भी करता है. बट बिफोर टेकिंग प्लेस ऑफ दैट ऑपरेशन it will interact with a primary memory. It has of two type. First one is RAM, means random access memory, and second one we have read only memory. RAM is a volatile. Volatile means this is the kind of memory in which we can read the data as well as we can also write the data. Means RAM provided the facility to read and write data, but on the other hand in ROM we can only read the data. It can't provide the facility of writing the data. That's why ROM is known as non-volatile in nature. As long as power is supplied to the computer, it retains the data in it. Means आप कह सकते हो कि रैम के अंदर जो डाटा होता है वो सिर्फ डाटा तब तक रहता है जब तक हमारे सिस्टम में पावर है. यदि पावर हमारी ऑफ हो गई है या पावर चला गया है तो जो डाटा मेमोरी के अंदर है प्राइमरी में वो हमारा लॉस हो जाएगा, वो आपका रिकवरेबल नहीं होगा. When the power supply is turned off, all the content of the RAM are wiped out. It is used to store data temporarily while the computer is working. Whenever the computer is started or a software application is launched, the required program and data are loaded into RAM for processing. यानी कि आप कह सकते हो कि जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और उसके अंदर कोई भी ऑपरेशन शुरू होगा, वो ऑपरेशन सबसे पहले हमारा रैम के अंदर शुरू होगा. रैम हमारा जो है इसको हम बेसिकली मेन मेमोरी बोलते हैं एंड इट इज फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस. यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी है या जो हमारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं उन सभी से फास्ट आपकी होती है कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी. दूसरी तरफ हमारी होती है रोम. रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी विच इज नॉन वोलेटाइल, विच मीन्स द कंटेंट आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑन. भाई पावर जाओ या पावर आओ, जो डाटा आपका रोम के अंदर है वो उसके अंदर कंटेन रहेगा. It is used as a small but faster permanent storage for the content which are rarely changed. यानी कि जो कंटेंट आपने डाल दिया है रोम के अंदर वो हमारा बहुत रेयरली ही चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल द स्टार्टअप प्रोग्राम यानी कि बूट लोडर, या आप कह सकते हो इट लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू प्राइमरी मेमोरी इज स्टोर्ड इन रोम. कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपकी रोम के अंदर ही स्टोर होता है. इसके बाद ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, ये होता है हमारा कैश मेमोरी. कैश मेमोरी क्या होती है कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम जो होती है वो हमारी फास्ट होती है. इट इज फास्ट देन कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज. लेकिन ये इतनी फास्ट नहीं है कि ये सीपीयू को कॉम्पीट कर सके. तो जो स्पीड है हमारे प्रोसेसर की और दूसरी स्पीड हमारी रोम की, ये दोनों की स्पीड मैच नहीं करती है. रैम की स्पीड जो होती है वो स्लो होती है, प्रोसेसर की स्पीड आपकी ज्यादा होती है. जब आपके प्रोसेसर की स्पीड ज्यादा होगी और रैम की स्पीड हमारी कम होती है, अब जो प्रोसेसर हमारे डाटा को प्रोसेस करेगा देन इट विल टेक द डाटा फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी दैट इज रैम, बट इट विल वेट फॉर द डाटा बिकॉज द स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज फास्टर देन कंपेयर टू रैम. सो देयर इज ए गैप बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर. Till then, a processor will wait to get the data from RAM. So, because of RAM, a CPU may have to slow down. अब यहां पे क्योंकि रैम की स्पीड स्लो है
प्रोसेसर को डाटा नहीं मिलेगा तो प्रोसेसर हमारा वेट करता रहेगा, जिसकी वजह से प्रोसेसर की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। टू स्पीड अप द ऑपरेशन ऑफ सीपीयू। अब सीपीयू के ऑपरेशन को फास्ट करने के लिए हमारी जो रैम होती है और जो प्रोसेसर होता है, इन दोनों के बीच में एक मेमोरी आपकी लगाई जाएगी, और जो ये मेमोरी है वो मेमोरी कहलाएगी आपकी कैश मेमोरी। ये आपकी कैश मेमोरी होगी, और जो कैश मेमोरी होती है इट इज वेरी हाई स्पीड मेमोरी which is placed between CPU and the primary memory known as cache. It stores the copy of the data from frequently accessed primary memory location, thus reducing the average time required to access data from primary memory. When the CPU needs some data, it first examines the cache. In case the requirement is met, it is read from the cache and supplied to the CPU. Then we have secondary memory. secondary memory में हमारे पास पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, CD रोम है, मेमोरी कार्ड आपके हैं, ये सभी के सभी आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आएंगे। प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज आइदर वोलेटाइल और रीड ओनली, बट ए कंप्यूटर सिस्टम नीड ऑक्सिलरी और secondary storage to store the data permanently. For the same we can use a secondary storage. A secondary storage is used to store the large volume of data in permanent nature. Content of secondary storage need to be first brought into the main memory of the CPU to access. एग्जाम्पल हमारे यहाँ बता दिए मैंने आपको, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क ड्राइव आपका, CD है, DVD है, मेमोरी कार्ड है, इसके अलावा पेन ड्राइव वगैरह बहुत सारे कार्ड हो सकते हैं। देन आफ्टर दीज डेज देयर आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक SSD which support very fast data transfer speed as compared to earlier HDD. Also data transfer between computer have become easier and simple due to the availability of small size and portable flash और पेन ड्राइव। ये हमने इस लेसन में पढ़ना है। अब अगला जो कंसेप्ट हमारा रहेगा दैट इज डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड CPU। वी विल डिस्कस लेटर ऑन। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।